In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum. So in secondary chemistry, chapter 10 today, in chemistry of life, we are going to discuss a short note on enzyme. तो आज के क्लास में हम एंजाइम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट इज़ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कि आपका जो रिड्यूस कोर्स है, कंडेंस सिलेबस है, उसके अंदर ये एंजाइम का टॉपिक नंबर 7.10 इंक्लूडेड है. दैट्स वाई ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी तैयारी अच्छी तरह से करें. सो एंजाइम्स किसको कहते हैं, एंजाइम किसे कहा जाता है? इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करूं, मैंने इससे पहले लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आई बिलोंग टू दुआ इल्म कोचिंग सेंटर एंड इट हैज़ अ ब्रांच इन गुलशन इकबाल एज वेल. और यहाँ पर हम जो है वो क्रैश क्लासेस स्टार्ट करें 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, तमाम सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी. तो अगर आपने और एग्ज़ाम्स भी आप जानते हैं 28 जुलाई पे है इंटर का और स्टार्ट ऑफ जुलाई से जो है वो 9-10 के एग्ज़ाम्स हैं. तो अगर आपकी प्रिपरेशन अब तक कंप्लीट नहीं हुई है तो आप क्रैश बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट इस पर करें तो जो है वो फिर आपकी तैयारी अच्छी तरह से इसमें करा दी जाएगी. सो अब आते हैं टॉपिक की तरफ अगेन. सो एंजाइम या उसको उर्दू में कहते हैं खामरे. एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम की डेफिनेशन क्या है? तो इट इज एक्चुअली अ क्लास ऑफ प्रोटीन विच कैटालाइज ऑल टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस. एंजाइम्स असल में एक्चुअली क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं. दे आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ प्रोटीन, अ क्लास ऑफ प्रोटीन. और प्रोटीन के बारे में आप जानते हैं कि प्रोटीन आर एक्चुअली द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. अमीनो एसिड जब पॉलीमराइज होता है तो फिर वो बनता है प्रोटीन्स. और प्रोटीन बहुत तरह के होते हैं. कुछ प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंजाइम, और वो प्रोटीन एंजाइम कहलाते हैं जो कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस. हर तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस उन रिएक्शंस को हम कहते हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर लाइक प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हर वक्त चलते रहते हैं. वो रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाते हैं. और मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होते हैं वो एंजाइम कैटालाइज्ड होते हैं, किसी न किसी एंजाइम की प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में हो रहे होते हैं. तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स होते हैं. They also drive a reaction to completion which normally doesn't occur at room temperature. अच्छा, एंजाइम सिर्फ किसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट नहीं करता, बल्कि ये रिएक्शन को फास्ट करने के अलावा किसी ऐसे रिएक्शन को भी कंप्लीट कर सकता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशन पे नहीं अकर हो रहा होता. अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो हाई टेम्परेचर पे या कोई स्पेसिफिक जो है वो कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में जाकर पूरा होता है, तो एंजाइम क्या करता है? उसी रिएक्शन को नॉर्मल कंडीशंस पे जो है वो फॉलो करवा देता है, एंटर को करवा देता है. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे स्टार्च की बात हम करें. स्टार्च इज एक्चुअली अ पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जब उसको हीट किया जाता है HCl के साथ. मतलब स्टार्च में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर जब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो स्टार्च डिकम्पोज होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. बट अमाइलेज परफॉर्म्स दिस रिएक्शन विदाउट हीट और एसिड. लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो एक एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर जिसको अमाइलेज कहते हैं. तो अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है विदाउट हीट और एसिड. ना ही हीट की जरूरत पड़ती है, ना ही एसिड की जरूरत होती है. इस दोनों की एब्सेंस में भी क्या होता है कि स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बक्कल कैविटी में. प्रोटीन 12 किस्म के होते हैं. यस. तो हर 12 किस्म का जो प्रोटीन होता है उसको एंजाइम बोलेंगे? नो, 12 किस्म के जो प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं, उनमें से एक टाइप इसका जो है वो एंजाइम कहलाता है. बाकी इनके अंदर डिफरेंट, इनको एंजाइम्स ही टाइप्स के नाम हम दे रहे होते हैं कि दैट टाइप इज कॉल्ड एंजाइम. ठीक है. तो प्रोटीन्स के बारे में लेक्चर अभी जो है वो मैंने डिस्कस नहीं किया है. एमिनो एसिड तो कराया है बट प्रोटीन्स के बारे में भी मैंने आपको लेक्चर नहीं कराया, तो वहाँ पर जाकर और डिटेल में इन चीज़ों के बारे में आप समझेंगे जब प्रोटीन बताऊंगा. ठीक है. तो अभी जस्ट प्रोटीन के बारे में इतना हम याद रखते हैं कि प्रोटीन जस्ट क्या होते हैं? अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं. ठीक है. दैट इज कॉल्ड प्रोटीन. अच्छा, तो मैंने बताया आपको कि प्रोटीन क्या, वो सॉरी एंजाइम क्या करता है. एंजाइम आपके पास पहली बात तो रिएक्शन को फास्ट करता है, किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को. और दूसरा क्या करता है, एंजाइम किसी ऐसे रिएक्शन को कंप्लीट कराता है जो नॉर्मल कंडीशंस में अकर नहीं हो रहे होते हैं. ठीक है. जैसे मैंने एग्जांपल दी कि स्टार्च से ग्लूकोज कन्वर्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर HCl रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अमाइलेज क्या करता है, जो आपके बकल कैविटी में सलाइवा के अंदर मौजूद है एक एंजाइम, तो वो क्या करता है, वो नॉर्मल कंडीशन पे ही स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. जिस तरह से जब आप रोटी जो है दैट इज स्टार्च, कि जब आप रोटी खाते हैं, जब आप इसको चबाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद रोटी का जायका आपको मीठा महसूस होना शुरू हो जाता है. वो इसलिए महसूस होना शुरू हो जाता है क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है माउथ के अंदर उस अमाइलेज की प्रेजेंस में. ठीक है. एंजाइम और हार्मोन में बहुत फर्क है. हार्मोन एक ग्लैंड है.
हार्मोन एक बॉडी ऑर्गन है जो क्या करता है, एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है। हार्मोन जो है वो दैट इज एक्चुअली एन ऑर्गन, वो एक ऑर्गन है जो क्या करता है एक्चुअली, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। और एंजाइम केमिकल है, एंजाइम एक केमिकल कंपाउंड है, बिल्कुल। सो स्टार्च, तो यह मैंने बताया, सम एंजाइम्स कंटेन्स अ नॉन प्रोटीनस पार्ट नोन एज कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, जो ये टॉपिक है एंजाइम का, ये जो हमारे पास प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होता है इसको समझना, चूँकि वो उन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। बट प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज दे डोंट स्टडी दिस थिंग। लेकिन हमारे चैप्टर 10 जो सेकेंडरी केमिस्ट्री है वो बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है, तो उसमें हम डिस्कस ही करते हैं बायोलॉजिकल चीज़ों के बारे में। इसलिए हम ज़्यादा फोकस, इसलिए मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल वे पर रख रहा हूँ ताकि जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ एंजाइम में एक नॉन प्रोटीनस पार्ट भी होता है, मतलब एंजाइम्स तो प्रोटीन होते हैं बट कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिनमें नॉन प्रोटीनस पार्ट भी होता है, मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अलावा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। अच्छा, वो नॉन प्रोटीनस पार्ट है, उसको हम लोग कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप किसको हम कहते हैं कि अगर किसी एंजाइम के अंदर प्रोटीन के अलावा डिफरेंट अगर और कोई कंपोनेंट मौजूद है, देन इट विल बी कॉल्ड कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो दिस इज अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट एंजाइम। यहाँ मैंने डेफिनेशन डिस्कस की एंजाइम किसे कहते हैं, और अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। कि नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम मतलब कि एंजाइम का नाम किस तरह से रखा जाता है। एंजाइम के नेम के रखने के दो तरीके हैं, ठीक है, देयर आर टू वेज। फर्स्ट इज सबस्ट्रेट प्लस एज, मतलब एंजाइम जितने भी होते हैं उनके नाम के आखिर में एज लाजमी आता है। तो एज जो है वो एक्चुअली इट इज़ द सफिक्स ऑफ एंजाइम, ये सफिक्स है एंजाइम का। सफिक्स मतलब जो चीज़ लाहक है जिसको हम लोग कहते हैं आखिरी में जो नाम के लगता है, दैट इज सफिक्स। तो जैसे कि ओज जो होता है, ओ एस ई ओज, ओज सफिक्स किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट्स के लास्ट में ओज आ रहा होता है, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, राइबोस, डिऑक्सीराइबोस, ठीक है। तो ओ एस ई ओज आता है तो दैट इज एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, और अगर एज आ रहा होता है तो दिस इज एक्चुअली एंजाइम, ठीक है। लिपिड्स हैं, लिपिड्स के नेमिंग का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, इन आ रहा होता है उसके अंदर, जैसे डिफरेंट नेम्स उसके अंदर आ रहे होते हैं। लिपिड्स का लेक्चर भी हमने कवर नहीं किया है। तो एज जब लास्ट में है तो उसका मतलब कि वो जो है वो एंजाइम्स उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब एज से पहले क्या हो सकता है, सबस्ट्रेट हो सकता है। सबस्ट्रेट से मुराद कि ये एंजाइम किस चीज़ पर एक्ट कर रहा है उसके लिहाज से नाम बन सकता है। जिस चीज़ पर एक्ट करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं एंजाइम का। मिसाल के तौर पर माल्टेज, माल्टेज एक ऐसा एंजाइम होगा जो माल्ट पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है, या माल्टोस पर जाकर अटैक करेगा। सक्रेस एक ऐसा एंजाइम है जो सक्रोस पर जाकर अटैक करेगा। इस तरह लाइपेज, एज आ गया, और लाइप मतलब लिपिड, लाइपेज वो एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड पर जाकर अटैक करते हैं। तो पहला तरीका तो नोमेनक्लेचर का क्या है कि सबस्ट्रेट के फौरन बाद एज लगा दें, मतलब जिस चीज़ पर अटैक कर रहा है, जिस कंपाउंड पे जाकर अटैक कर रहा है उसके साथ एज लगा दें। अच्छा, टाइप ऑफ रिएक्शन प्लस एज, ये दूसरा तरीका होता है एंजाइम के नेम को लिखने का। टाइप ऑफ रिएक्शन प्लस एज से क्या मुराद है कि किस तरह के रिएक्शन को ये कैटालाइज कर सकता है, उसके लास्ट में एज लगा दो, लाइक डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस कैसा एक एंजाइम होगा जो एक्चुअल में डिहाइड्रोजिनेशन करेगा, मतलब हाइड्रोजन की रिमूवल करेगा। डिहाइड्रोजिनेस मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोजन को रिमूव कर सकेंगे उनको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रोजिनेस। अब यहाँ पे डिहाइड्रोजन ये एक कोई सबस्ट्रेट नहीं है, बल्कि इट इज एक्चुअली द टाइप ऑफ रिएक्शन जिस पर ये एंजाइम मतलब उसको फास्ट करेगा। आइसोमरेज मतलब अगर कोई एंजाइम ऐसा है जो आइसोमर की फॉर्मेशन कर रहा है, आइसोमर्स बना रहे कंपाउंड के डिफरेंट, जैसे ग्लूकोज डी को ग्लूकोज एल बना रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कि आइसोमर चेंज कर रहा है उसको, तो दैट इज कॉल्ड आइसोमरेज। तो ये भी क्या कर रहा है, टाइप ऑफ रिएक्शन के लिहाज से नाम रखा जा रहा है। तो आई थिंक ना आप क्लियर हो गया होगा कि दो किस तरह से नेम रखे जाते हैं एंजाइम्स के। इस तरह से टाइप्स ऑफ एंजाइम की बात की जाती है, एंजाइम के कितने टाइप्स होते हैं। सो वी हैव, तो हमारे पास एक यूनियन है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि ना IUPAC एक होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वैसे एक IUB भी होता है। IUB क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो उसने एंजाइम्स को 6 मेजर ग्रुप्स में 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया है उसने। अब 6 टाइप कौन कौन से, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज और लाइगेज। ये 6 टाइप के एंजाइम हमारे पास होते हैं। तो एक एक करके हम हर एंजाइम को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। सो फर्स्ट वन इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज किसे कहते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्ट मतलब रिडक्शन, और एज मतलब एंजाइम का जो सफिक्स है वो लगा हुआ है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर पाए। तो सर किसी भी एक यानी कि कंपाउंड में, किसी भी एक ऑर्गन में
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हो सकता है? या तो ऑक्सीडेशन हो या नहीं हाँ, तो यही ना ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज से मुराद के, अब चूंकि ये मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने आपको क्लासेस बताई। ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज के अंदर डिफरेंट टाइप के और मतलब जो है ना डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होंगे उसके अंदर। ये क्लास है, ये एक मेजर ग्रुप है। अब इसके अंदर फर्दर एग्जांपल्स होंगे, कुछ होंगे जो ऑक्सीडेशन करेंगे, कुछ होंगे जो रिडक्शन करेंगे, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज तो हमने क्लास बना दी, जैसे कि उसकी एक ग्रुपिंग कर दी है। जैसे बताऊंगा एग्जांपल में उसकी कि ये एंजाइम करते हैं कि दिस एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को ये कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल, आप जानते हैं इथाइल अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तब जाकर क्या होता है, एल्डिहाइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। जब इथाइल अल्कोहल्स में से जब हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो अगर हमने इथाइल अल्कोहल लिया और हमने इसमें एंजाइम यूज किया डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस मतलब ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन रिमूवल मतलब ऑक्सीडेशन। तो जब डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जब इस पर एक्ट करेगा इस सबस्ट्रेट पर, तो क्या होगा कि इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अब दूसरा कोई एग्जाम्पल जो एक एंजाइम होगा वो रिडक्शन भी कर सकता है। तो जस्ट मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट एंजाइम हमारे पास है ट्रांसफरेज। ये ट्रांसफरेज क्या करता है कि दीज एंजाइम्स ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। ये क्या करता है, अगर दो सबस्ट्रेट मौजूद हैं, दो सबस्ट्रेट अगर मौजूद हैं तो दोनों के ग्रुप्स को, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है, एक के ग्रुप को दूसरे के ग्रुप में एंटर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एसिटाइल CoA, ठीक है, डू यू नो व्हाट इज एसिटाइल CoA? यू डोंट नो? इट इज एक्चुअली अ कंपाउंड। एसिटाइल CoA जब इसका कैरिनेटीन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, अब इन दैट केस क्या होता है कि अब यहाँ पर ये कैरिनेटीन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक हमारे पास एंजाइम होता है जो क्या करेगा, इस एसिटाइल ग्रुप को इस कैरिनेटीन के साथ ट्रांसफर कर देगा। तो ये CoA अलग हो जाएगा और एसिटाइल के साथ कैरिनेटीन आ जाएगा। तो मतलब ट्रांसफर हो गया, फंक्शनल ग्रुप एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर हो गया। इसलिए हम इस क्लास को हम क्या कहेंगे, ये वाला जो एंजाइम है दिस इज ट्रांसफरेज, जो ट्रांसफर कर रहा है एंजाइम्स को। नेक्स्ट है दैट इज हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस किसे कहते हैं, जैसे नाम से लग रहा है हाइड्रोलिसिस टाइप का नाम लग रहा है कि दीज एंजाइम्स कैटालाइज द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस। मतलब वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जिसमें समथिंग इज रिएक्टेड विद वाटर, किसी भी चीज का पानी से रिएक्शन हो रहा है, तो उस तरह के रिएक्शंस को क्या करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम हाइड्रोलेज इस्तेमाल करते हैं या हाइड्रोलेज यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमाइलोस या स्टार्च जिसको हम कहते हैं, तो ये क्या होता है कि जब अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस मतलब कि वाटर से रिएक्शन होगा, तो अमाइलेज की प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट हो जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी, ठीक है। तो ये अमाइलेज जो है असल में एक हाइड्रोलेज है, क्यों, चूंकि हाइड्रोलिसिस कर रहा होता है कार्बोहाइड्रेट्स की और उनको सिंपल शुगर में मोनोसैकेराइड में ब्रेक कर रहा होता है। नेक्स्ट इज लाइएस। लाइएसेस क्या करते हैं, दिस एंजाइम कैटालाइज द एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड। मतलब लाइएज वो एंजाइम्स होते हैं जो एडिशन रिएक्शन करते हैं बॉडी के अंदर। एडिशन से मुराद क्या है, अगर कोई पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो फिर उसको क्या करते हैं, पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड को सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड में वो कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ नहीं लिखा तो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो फैट होता है वो सैचुरेटेड होता है और ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। ऑयल में डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर हम ऑयल यूज़ कर लें, ऑयल ले लें और उस ऑयल के साथ हम जो है वो एंजाइम उसमें एक ऐड कर दें, और एंजाइम क्या होगा, लाइएस। तो लाइएस क्या करेगा, इस ऑयल के डबल बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा, सैचुरेशन हो जाएगी और ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तेल जो है वो चर्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लाइएस ये काम करता है, ऑयल को फैट में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्या है भाई, आइसोमर से निकला है। आइसोमर आप जानते हैं किससे कहते हैं, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर। तो दीज एंजाइम्स कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ आइसोमराइजेशन। मतलब आइसोमराइजेशन क्या होता है, जिसमें आइसोमर चेंज हो रहा होता है किसी भी कंपाउंड का। तो सर आइसोमेरिज्म में जो 6 टाइप के होते हैं। हाँ यस, डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर्स होता है आइसोमरिज्म। इसमें भी क्या 6 टाइप का वो यस बिल्कुल डिफरेंट तरह के। लेकिन मैं इसमें बता दूं कि इसमें ज्यादातर ये जो आइसोमरेज जो है ना, ये जो आइसोमर में कन्वर्ट कर रहा होता है वो ज्यादातर हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स हो रहे होते हैं। वैसे ये क्या डिटेल टॉपिक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, देयर इज नो इशू। देखो आइसोमरेज क्या करेगा भाई, ये एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन को। आइसोमराइजेशन रिएक्शन से मुराद क्या है कि हर वो रिएक्शन जिसके अंदर आइसोमर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एल एलेनिन
जब इसको एलेनिन रेसिमेरेज या एंजाइम जिसमें यूज़ किया जाएगा तो वो एल एलेनिन से डी एलेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से एल और डी से मुराद यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो समझ एल एलेनिन और डी एलेनिन से क्या मुराद है? एल से मुराद है लेवो रोटेशन और डी से मुराद है डेक्सो रोटेशन। और ये एलेनिन रेसिमेरेज क्या कर रहा है? इसको कन्वर्ट कर रहा है। असल में जो आइसोमर्स हम पढ़ते हैं ना, जो आइसोमेरिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, तो आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। असल में आइसोमर्स जो है ना वो दो कैटेगरीज के होते हैं, दो मेन क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं। एक हमारे पास कहलाता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है भाई? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर सेम जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर फिर 4 टाइप्स हम लोग निकाल लेते हैं, 4 टाइप्स हम लोग निकाल लेते हैं। एक हमारे पास क्या होता है दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। एक हमारे पास क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। एक क्या होता है हमारे पास? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और एक क्या होता है लास्ट वाला? मेटामेरिज्म। ठीक है, तो ये बच्चे ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। क्यों? बिकॉज इन सब में फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता जाता है। जैसे इसमें एन आइसोनियो बन रहा होता है, ये 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन बन रहा होता है, डिफरेंट तरह के। लेकिन दूसरे एक और तरह के आइसोमेरिज्म भी, जिसको हम लोग नॉर्मली ज़्यादातर जो है वो एप्टीट्यूड लेवल के अंदर MD कैट और E कैट में डिस्कस करते हैं, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम स्ट्रक्चर भी सेम होगा, फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम। तो फर्क क्या होगा कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट। मतलब स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर अरेंजमेंट आइटम्स की डिफरेंट होगी। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं, जिसको नॉर्मली इस स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग एप्टीट्यूड में E कैट के अंदर या फिर MD कैट में हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, फिर इसके फर्दर 2 क्लासेस निकलते हैं। एक हमारे पास कहलाता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। और दूसरा हमारे पास कहलाता है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये सब हम सेकंड ईयर के अंदर हम ये सिंटेक्स के अंदर ये नहीं पढ़ते हैं, उसको डिस्कस नहीं करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, लेकिन ये आज का टॉपिक हमारा नहीं है कि ये क्या होता है। सो नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस वन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग DL आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें लिखी जाती हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? अच्छा, हर कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, हर कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। सिर्फ वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं जो ऑप्टिकली सेंसिटिव होते हैं, बस वही दिखाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकली सेंसिटिव कौन से होंगे? विच कंटेन्स कायरल कार्बन, जिसके अंदर कायरल कार्बन होगा। अब फिर ये सवाल पैदा होता है कायरल कार्बन क्या चीज़ है? कायरल कार्बन कहते हैं, कायरल कार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन, किसी भी कंपाउंड में ऐसा कार्बन विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ऐसा कार्बन जो चारों तरफ से डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, उसको हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर एक कार्बन बनाते हैं, उस कार्बन के साथ इधर पर Cl ले लेते हैं, इधर पर CH3 ले लेते हैं, इधर पर NO2 ले लेते हैं और इधर पर OH ले लेते हैं। नाउ दिस कार्बन यू आर सीइंग, दिस इज एक्चुअली अ कायरल कार्बन। व्हाई इट इज अ कायरल कार्बन? बिकॉज ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है। तो ऐसा कार्बन कहलाता है कायरल कार्बन। और जब कायरल कार्बन होगा तो कायरल कार्बन अगर किसी भी कंपाउंड में है तो वो कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली सेंसिटिव है। ऑप्टिकली सेंसिटिव है मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। जैसे ये कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, जैसे एलेनिन एक तरह का हमारे पास ये जो है वो एलेनिन एक तरह का अमीनो एसिड होता है, तो ये भी हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब किस तरह से शो करेगा? ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वो फंक्शन बोलो। यस, उसमें तो नहीं है सर ये? नहीं, उसमें नहीं है। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी समझ में आ जाएगी बात, अभी आगे बात खत्म नहीं हो, चल रहा है अभी कि ऑप्टिकली सेंसिटिव जो होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे।
और ऑप्टिकली सेंसिटिव होने के लिए ऐसे दो तरह के कंपाउंड होते हैं हमारे पास, एक डी और एक एल। ठीक है, डी कंपाउंड और एक एल होता है। डी हम किसे कहते हैं, डी कंपाउंड लिखा हुआ तो दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और अगर एल लिखा हुआ है तो दैट इज व्हाट, दिस इज लेवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड भी हो सकते हैं, लेवो रोटेटरी भी हो सकते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो किसी प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं, और लेवो रोटेटरी वो होता है जो किसी प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाता है। अब मिसाल के तौर पे लेट्स से किस तरह से होता है कि हमने यहाँ पर जो है वो एक बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर हमने कोई भी कंपाउंड लिया है, लेट्स से कि वो डेक्सो रोटेटरी कंपाउंड है, डी वाला कंपाउंड है, डेक्सो रोटेशन वो करता है। अब डी कंपाउंड है चूंकि तो ऑप्टिकली सेंसिटिव है। अब इसमें हम क्या डालते हैं, हमारे पास एक लाइट होती है इस तरह की, इस लाइट को हम लोग कहते हैं दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, जैसे कि सनलाइट है, चारों तरफ हर एक्सिस एक्स वाई जेड सब एक्सिस है, तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। ये पोलराइज नहीं है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, इसमें सारे एक्सिस हैं। अगर हम उसको गुजार दें किसी क्रिस्टल से, एक क्रिस्टल हमारे पास होगा, उस क्रिस्टल से अगर हम उसको गुजार दें तो दिस इज कॉल्ड टोरमलिन क्रिस्टल। टोरमलिन क्रिस्टल कहते हैं उसको, निकोल प्रिज्म भी इसी को कहा जाता है। अगर हम इसको टोरमलिन क्रिस्टल से पार करेंगे तो ये सिर्फ एक तरह के जो है लाइट को पास होने देगा, मतलब कि सिर्फ ये स्ट्रेट जैसे कि इस तरह की लाइट को पास होने देगा, बाकी सारे जो एक्सिस है ना डायमेंशन से रोक देगा। ठीक है, एक ही एक्सिस छोड़ देगा बस। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड पीपीएल। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाता है, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं लाइट की। ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये अब पीपीएल को अगर हम किसी ऐसे कंपाउंड से गुजारें बीकर के अंदर जो डी कंपाउंड है, डी कंपाउंड रखा है उसके अंदर है, तो क्या होगा, जैसे ही इस कंपाउंड से पीपीएल गुजरेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो क्या होगा, ये जो लाइट है ना, ये थोड़ी सी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगी, मुड़ जाएगी वो लाइट। इसका मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कि लाइट को मोड़ दिया इस कंपाउंड ने, इस कंपाउंड ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंपाउंड को मोड़ दिया, तो ये कैसा कंपाउंड है, डेक्सो रोटेटरी है, डेक्सो रोटेटरी कंपाउंड है। और अगर ये एल कंपाउंड होता तो एल क्या करता, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइट को मोड़ देता। इस तरह के कंपाउंड्स कहलाते हैं ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड। ठीक है, प्रिज्म तो असल में प्रिज्म एक्चुअली क्या कर रहा होता है, वो जो रिफ्रैक्शन कर रहा होता है लाइट की, वो रिफ्रेक्ट कर रहा होता है। और यहाँ पर इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी के कंपाउंड क्या कर रहा है कि इस लाइट को जो है वो यस बेंड कर दे रहा है एक तरफ। तो ये मैंने बताया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो यहाँ पर जो है ना, तो ये भी आइसोमेर ही है। अगर से हम चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म पढ़ रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल इसकी है। मैं चूंकि एंजाइम को टॉपिक डिस्कस करूँ इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जाना चाहता इसकी। ठीक है, तो जिसमें ये बता रहा हूँ कि चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, ठीक है, चार इस तरह के जो है वो बात करें तो ये इसके अलावा भी आइसोमर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड हमारे पास है एल-एलेनिन, तो ये लेवोरोटेटरी है। लेवोरोटेटरी से मुराद की लाइट को जो है वो क्या कर सकता है, काउंटर क्लॉकवाइज मूव कराएगा ये पीपीएल को। जब एलेनिन रेसिमेरेज ये एंजाइम यूज किया जाएगा तो क्या होगा, एक डी एलेनिन बनेगा। डी एलेनिन एक ऐसा कंपाउंड होगा जो क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। समझेंगे, तो आइसोमेरेज क्या करता है, आइसोमर्स चेंज कर रहा होती है डिफरेंट कंपाउंड्स के। तो सर किसी भी बॉडी में, किसी भी लिविंग बॉडी में इसका क्या काम? बहुत ज़्यादा काम है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ग्लूकोज की जब मैं बात करूँ तो ग्लूकोज जो है वो हमारे पास दो तरह के हैं। एक हमारे पास ग्लूकोज डी होता है, एक हमारे पास ग्लूकोज एल होता है। ठीक है, ग्लूकोज डी और ग्लूकोज एल में फ़र्क है। ग्लूकोज डी क्या करेगा, वो आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगा। डी ग्लूकोज जो होता है वो आपके शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा होता है। जब ग्लूकोज एल जो होता है ना, लेवोरोटेटरी होता है, ये शुगर लेवल इंक्रीज नहीं करता है। जैसे नॉर्मली सकराल वगैरह आपने देखा होगा ना, जो स्वीटनर होते हैं डायबिटीज वाले, वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सर इंसुलिन के अंदर ये चीज़ होती है? यस, समहाउ यू कैन से, बेसिकली वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वहाँ पर होता है। ठीक है, मैं जो थोड़ा सा डील कर रहा था कि आखिरकार बॉडी में किस तरह से ये चेंजिंग हो रही होती है, किस तरह से। नेक्स्ट है लाइगेसेस। लाइगेस किसे कहते हैं, दीज एंजाइम्स कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड जो प्रोटीन बन रहे होते हैं तो वो भी किसी एंजाइम के प्रेजेंस में बन रहे होते हैं, तो वो लाइगेस क्या करता है, अमीनो एसिड को कंडेंस करके उसको जोड़कर प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। सो दीज आर एक्चुअली द 6 मेन क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, जिसमें ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज, लाइगेस को डिस्कस किया। ठीक है, यस, लाइगेस दोबारा बताया
तो फर्स्ट ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाएगा। ट्रांसफेरेज क्या करेगा, जो है फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा दो सबस्ट्रेट्स के बीच में। हाइड्रोलेस हाइड्रोलिसिस कराएगा, वाटर का रिएक्शन कराएगा। लाइएस क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन करेगा, ठीक है। आइसोमेरेज क्या करेगा, आइसोमर को चेंज करेगा। लाइगेज किसे कहते हैं, दोबारा से बता देता हूं कि लाइगेज क्या करेगा, दीज एंजाइम्स कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करने में मदद देगा, ठीक है। इसको मैं यहां पर जैसे कि एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बात मैंने आपको जो है वो बताई थी इसमें अमीनो एसिड के टॉपिक के अंदर, जब अमीनो एसिड्स को डिस्कस किया था, तो उसमें अमीनो एसिड क्या है, अल्फा अमीनो एसिड्स का कंडेंसेशन पॉलीमर है। कि अगर जैसे मिसाल के तौर पर अमीनो एसिड है एंड दिस इज अनदर अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड जब मिलेंगे तो आखिरकार क्या होता है, उनके मिलने से फिर वो जो है वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और ये बस दो नहीं होंगे, देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स, दिस आर द मोनोमर्स एंड दिस इज द पॉलीमर। अब अमीनो एसिड दो मिलते हैं तो असल में ये पॉलीमर तो है, पॉलीमराइज हो रहा है। प्रोटीन इज एक्चुअली अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, है ना, पॉलीमर है। पॉलीमर दो तरह के होते हैं, एडिशन के कंडेंसेशन। तो प्रोटीन असल में कैसा पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर क्या होता है, वाटर सिंपल मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है, जैसे कि वाटर वगैरह एलिमिनेट होकर बन रहा होता है। अब जैसे अमीनो एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है। लेट से कि अगर मैं यहाँ पर एक अमीनो एसिड ड्रॉ करूँ कि नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो COOH, ठीक, दिस इज एन अमीनो एसिड बिकॉज दिस इज एसिडिक ग्रुप, दिस इज अमीनो ग्रुप, ठीक है। एसिडिक बेसिक दोनों रेडिकल होता है अमीनो एसिड के अंदर। फिर दूसरा एक और अमीनो एसिड मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है, अनदर अमीनो एसिड यू कैन से, इसी का रिवर्स लगा देता हूँ, HO COO देन NH2, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन अमीनो एसिड। अब या इसको यहाँ पर सॉरी इस तरह से जो है वो, चलो इस तरह से जब हम इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ से इस तरह से ब्रेक होगा ये NH2, ठीक है। अगेन बना देता हूँ कि NH2, उसके बाद देन दिस इज COO देन OH, ठीक है। और ये बाकी फर्दर ये आगे चलता रहेगा। अब NH2 है, इसको भी ओपन अप कर देते हैं, यहाँ से H है और यहाँ से एक H है और यहाँ से HO को लिख देते हैं। तो होगा क्या यहाँ से कि यहाँ से एक H2O यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, वाटर। जब वाटर यहाँ से निकलेगा तो क्या बन जाएगा, NH2 हो गया ये, देन COO, ठीक है, देन इसके बाद NH, उसके बाद बॉन्ड COO देन OH। अच्छा, फिर आगे इस तरह से क्या होगा, इधर से ही जुड़ता जाएगा, इधर से ही जुड़ता जाएगा। तो यहाँ पर एक लिंकेज हमारे पास बन गया, यहाँ पर जो एक लिंकेज आया, इस तरह के लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड भी कहा जाता है। इसलिए जो है वो पॉलीमर्स प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। तो जो वाटर की एलिमिनेशन हुई ना ये, तो ये असल में क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल हो गए, दो मॉलिक्यूल्स को कंडेंस किया, तब जाकर क्या हो गया, एक प्रोटीन आपके पास बना। तो अब इसको करने के लिए कंडेंसेशन करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होगा, दैट एंजाइम विल बी कॉल्ड लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, कंडेंस करेगा और अमीनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। और प्रोटीन के बहुत सारे यूजेजेस होते हैं, बॉडी प्रोटीन होते हैं, हमारी बॉडी ओवरऑल प्रोटीन इस कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है। तो ये तो प्रोटीन के अमीनो एसिड में मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरह से ये फॉर्मेशन इसकी होती है। समझ में आ गई बात, ठीक है, अच्छे टॉपिक्स। नेक्स्ट है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम एक्शन पर कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। मतलब कब एंजाइम फास्टर मतलब बिहेव कर रहा होता है, एक्टिव रहता है, और कब वो इनएक्टिव हो जाती है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं जो सिंपल से। फर्स्ट, इफ द एंजाइम्स आर केप्ट इन वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड दे लॉस देयर एक्टिविटी। अगर एंजाइम को पानी में ज़्यादा देर के लिए छोड़ दिया जाए तो एंजाइम क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देता है। क्योंकि जैसे ही आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो बॉडी में एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप फौरन से पानी पी लो खाना खाने के बाद, तो क्या होगा, वो एंजाइम्स पानी में आ जाएंगे और पानी के अंदर एंजाइम्स की एक्टिविटी लो हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि खाना जो है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो ये चीज़ है कि पहले तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर एंजाइम्स को पानी में छोड़ दिया जाए लंबे अरसे तक के लिए, तो फिर वो अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। एवरी एंजाइम हैज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। हर एक एंजाइम का अपने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर के बीच में एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा होता है। मैक्सिमम वो क्या कर रहा होता है, अपनी एक्टिविटी दिखा रहा होता है, मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर एंजाइम लॉस देयर एक्टिविटी परमानेंटली। और अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे हाई टेम्परेचर पहुंच जाए तो क्या होता है भाई, एंजाइम अपनी एक्टिविटी को पूरी तरह से लॉस कर देते हैं।
ख़त्म कर देते हैं एंजाइम अपनी एक्टिविटी को हाई टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर से आगे बिल्कुल परमानेंटली लॉस्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ना जैसे बुखार होता है 104 डिग्री 105 डिग्री, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद क्या होता है, इंसान की बॉडी के सारे एंजाइम्स फंक्शनिंग रोक देते हैं। तो क्या होता है, इंसान की डेथ हो जाती है। बहुत हाई जो है, बहुत अगर तेज़ बुखार अगर किसी को अगर आ जाए 104 एंड प्लस उसके बाद आगे, तो बॉडी के टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि उस टेम्परेचर पर एंजाइम्स एक्शन स्लो हो जाता है। जैसे हम भी जब बुखार होता है तो बुखार के दौरान क्या होता है, एंजाइम एक्शन स्लो हो रहा होता है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है और बहुत सारे मतलब बॉडी के फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं हो रहे होते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी लो हो जाती है। अच्छा, एट लोअर टेम्परेचर एंजाइम लॉस्ट देयर एक्टिविटी टेम्पोरली। अच्छा, लो टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, एंजाइम अपनी जो एक्टिविटी होती है उसको टेम्पोररी तौर पर रोक देते हैं। अच्छा, हाई टेम्परेचर पे क्या है कि लॉस मतलब टोटल एंजाइम की कंपोजिशन खत्म हो जाती है। लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या होता है, वो एक्टिविटी समझ लो कि सस्पेंड हो जाती है थोड़ी देर के लिए, और जैसे टेम्परेचर दोबारा हाई होता है तो अगेन उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से क्या कहते हैं कि लो टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो जो है क्या होती है, टेम्पोररी तौर पर लॉस होती है। जबकि हाई टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टोटली लॉस हो जाती है परमानेंटली। एंड एवरी एंजाइम हैज़ ऑप्टिमम पीएच, और हर एक एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम पीएच भी होता है। मतलब एंजाइम्स का एक स्पेसिफिक पीएच भी है जिस पर वो परफॉर्मेंस देते हैं। हर पीएच पे परफॉर्म नहीं करते। जैसे कि हमारे पास पेप्सिन है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि स्टमक में प्रोड्यूस होता है। अच्छा, वो एसिडिक मीडियम के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब 1.6 अगर पीएच होगा तब क्या होगा, पेप्सिन जो है वो अपना एक्शन सरंजाम देता है। लेकिन ये अगर 1.6 अगर ये ट्राइप्सिन है, ट्राइप्सिन जो है वो बेसिक मीडियम के अंदर फंक्शनिंग पर सरंजाम दे रहा होता है। तो पेप्सिन असल में एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक हमारे पास एंजाइम है, और इसी पेप्सिन से पेप्सी निकला है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पेप्सी निकला है पे ईच पेनी टू सेव इसराइल, कि पे ईच पेनी सेव इसराइल। तो ये पता नहीं ये फंडा कहाँ से लोगों ने निकाला, आई डोंट नो अबाउट दैट, कि वो यहूदियों की साजिश है कि पे ईच पेनी है सेव इसराइल है। लेकिन असल में अगर कोई बायोलॉजिकल स्टूडेंट है तो वो जानता है कि पेप्सिन से निकला है पेप्सी, क्योंकि पेप्सी भी तो यही काम कर रहा होता है ना, डाइजेशन में मदद दे रहा होता है। क्योंकि पेप्सी खुद एसिडिक होता है, और पेप्सिन किस में एसिडिक नेचर में इफेक्ट करता है। जब आप पेप्सी पीते हैं तो वो क्या करता है कि वो जो पेप्सिन है ना उसको ऑप्टिमम पीएच पर पहुंचा देता है, तो ताकि तेज़ी में फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए। है ना, कि बिरयानी वगैरह खा ले, कुछ खा ले तो बहुत दिल करता है पेप्सी पी लेते, थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। क्यों? क्योंकि पेप्सिन जो होता है ना, पेप्सी क्या करता है, एसिड है ना खुद, तो वो पेप्सिन के लिए एक फिजिबल एक एनवायरमेंट बना देता है स्टमक के अंदर, जिससे खाना तेज़ी में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये पेप्सिन से पेप्सी निकला है, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है बहुत मशहूर पूरी दुनिया में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स। आज हमने डिस्कस किया कि एंजाइम्स के क्या इंट्रोडक्शन, एंजाइम्स की उनके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया, 6 उनके मेजर ग्रुप्स क्या है, और एंजाइम्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये मेरे सारे लेक्चर्स, ये जो बातें मैंने आपको बताई वो समझ में आई होंगी। तो अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।